नमस्कार, स्वागत आपका। वक्त उतरा है प्राइमेट 4 का। मैं हूं आपके साथ अनंत है। प्राइमेट 4 में कौन कौन सी खबरें आपके सामने होंगी, सबसे पहले जरा एक एक करके आप वो देखिए। पहली खबर, बुलंद कश्मीर की नई तस्वीर। श्रीनगर में जब पहुंचे पीएम मोदी तो कैसे बना भगवा सीन, आज प्राइमेट 4 में दिखाएंगे आप। प्राइमेट 4 में बात होगी पीएम मोदी के और बड़े परिवार की। नीतीश के बाद नवीन पटनायक भी तैयार, टीडीपी के भी आने के आसार। पूरी खबर दिखाएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ। लेकिन साथ ही साथ अवैध मदरसों पर योगी का हंटर, यूपी में 13,000 मदरसों का माई बाप कौन है, ये खबर भी आपके सामने हो। और जब मांगी दवाई तो कर दी पिटाई, दवा की दुकान पर कहां मचा दंगल, ये बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आज सामने संदेश खाली से जुड़ी हुई। संदेश खाली जा रही बीजेपी की टीम को पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी महिला की टीम संदेश खाली जा रही थी, सदस्यों को रोका गया। लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्रा पॉल को रोक करके उनको हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस का आरोप है कि पुलिस से बहस की गई। ये न्यू टाउन इलाके की घटना है जहां पुलिस से जोरदार बहस हुई और उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया, लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्रा पॉल को। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेशखाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेशखाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेशखाली करेंगे, ये वार्ता देंगे तो संदेशखाली में जाना चाहिए था उसको। कोई ऑर्डर नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती हम लोग को बाधा दे रहे। ये राजारहाट है, यहाँ पर कोई 144 धारा नहीं है। संदेशखाली है 7 किलोमीटर दूर। आज हम लोग को बाधा दिया जा रहा है, क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या है संदेशखाली में जो आप छुपाना चाहते हैं? ममता बनर्जी, आपको हम वार्न करते हैं, आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम बाधा। तो एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा संदेश खाली जाने पर अड़ी दिखी, तो दूसरी ओर आज सीएम ममता बनर्जी भी सड़कों पर थी। उन्होंने कोलकाता में पैदल मार्च किया। टीएमसी महिला कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया। महिला दिवस से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने यह खास मार्च किया। एक और बड़ी खबर संदेश खाली से है। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे शाहजहां शेख से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। कलकत्ता में शाहजहां शेख से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई कर रही है शाहजहां शेख से पूछताछ। कलकत्ता एसीबी यूनिट यानी एंटी क्राइम ब्यूरो यूनिट के 2 एसपी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। कल सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी, उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन शाहजहां शेख लगातार कह रहा है कि तबियत खराब है उसकी। तो कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई ने पहले कागजी कार्रवाई की। शाहजहां शेख का मेडिकल टेस्ट किया, जिसके बाद आज सुबह करीब 10 बजे से शाहजहां शेख से पूछताछ जारी है। सीबीआई की वो सवाल अब दिखाता हूं आपको जिसके जवाबों की तलाश की जा रही है। ये सवाल आपके सामने आने वाले हैं। सवाल एक एक करके सामने। पहला सवाल यह कि हमले के दिन शाहजहां किन किन लोगों के संपर्क में था, इस बात का जवाब सीबीआई लगातार तलाश रही है। सवाल नंबर 2 कि शाहजहां के दोनों मोबाइल फोन व्यस्त क्यों थे, किससे बात की जा रही है। सवाल नंबर 3 कि 10 मिनट में 800 से 1000 लोग कैसे आ गए, इस बात का जवाब मांगा जा रहा है शाहजहां शेख से। सवाल नंबर 4 यह कि शाहजहां के समर्थक डंडे, लाठी और पत्थर के साथ कैसे वहां पहुंच गए बिना किसी पहले इंफॉर्मेशन के। सवाल नंबर 5 मोबाइल नंबर दिए गए हैं 2, इन दोनों मोबाइल नंबर से किसे फोन किया गया, यह सवाल शाहजहां शेख से सीबीआई लगातार पूछ रही है। ये पूरी जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में आज शामिल हो चुके हैं। सुकांत मजूमदार ने अभिजीत गंगोपाध्याय को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आज इसी दौरान सुवेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे हैं। अभिजीत मजूमदार ने संदेश खाली की घटना पर चिंता भी जताई। उस नॉन स्टॉप बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आगे धारा 370 हटने से कितना बदला कश्मीर। लेकिन उससे पहले देखिए अपार्टमेंट आग लगने से कैसे मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा की गौ सिटी में आग ने जमकर तांडव मचाया। गौ सिटी के 16th एवेन्यू में भीषण आग लग गई। आग टावर के दूसरी और तीसरी मंजिल के फ्लैट में लगी थी। वहीं धुआं फैलने से दर्जनों लोग बिल्डिंग में फंस गए थे। फायर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली में चल रहे सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मेवात के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सेक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़े लोग कथित तौर पर सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस रैकेट से जुड़े और लोगों को तलाश कर रही है। किसान आंदोलनकारियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि शर्म नहीं आती कि आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रही है। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस शर्मनाक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हैवानियत की सारी हदें पार। पहले 8 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, फिर कुल्हाड़ी से हत्या का शव को जमीन में गाड़ दिया। दरिंदा कोई और नहीं बल्कि बच्ची का रिश्तेदार है। फायदा उठाकर युवक ने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया, फिर डर की वजह से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद का भुक्तभोगी रहा। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों ने जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दशकों तक अधिकारों से वंचित रखा गया। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया। पीएम ने कहा कि कुछ परिवारों ने जम्मू कश्मीर बैंक को बर्बाद किया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर खोलकर सांस ले रहा है। ये 4 तस्वीरों में दिखा रहा हूं जहां जम्मू कश्मीर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो शेर आया किनारे लगे। पीएम के स्वागत में लोगों ने वहां ढोल ताशे बजाए और जिस स्टेडियम के बाहर पीएम मोदी का कार्यक्रम था वहां भारी भीड़ नजर आई। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। तो श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को कई मेगा गिफ्ट दिए हैं। वो गिफ्ट कौन कौन से हैं आपको एक नजर में बताता हूं। 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। ये योजनाएं एग्री इकोनॉमी से जुड़ी हैं। साथ ही पर्यटन के लिए 1400 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी। साथ ही 52 टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हजरत बल दरगाह परियोजना लॉन्च की। 2000 किसान खिदमत घर की स्थापना की। इसके अलावा चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ भी पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले गायक इमरान अजीज ने पीएम मोदी की कश्मीर घाटी की यात्रा पर उनके लिए गीत कंपोज किया। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां से बहुत बड़ी खबर सामने है। उत्तर प्रदेश में बंद हो सकते हैं 13,000 अवैध मदरसे। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त बता रहे हैं आपको। एसआईटी रिपोर्ट में अवैध मदरसे बंद करवाने की सिफारिश की गई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। ये ज्यादातर जो अवैध मदरसे हैं नेपाल सीमा से सटे हुए मिले हैं। मदरसों का खाड़ी कनेक्शन भी सामने आया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां पहली तस्वीर है 13,000 मदरसों पर जो एक्शन की तैयारी है।
और दूसरी तस्वीर, अब योगी सरकार के टेबल पर यह फाइल पहुंच चुकी है। अब उसके बाद कार्रवाई क्या होती है इस पर सबकी निगाह, लेकिन एसआईटी की रिकमेंडेशन ये, एसआईटी की सिफारिश ये कि 13,000 मदरसे बंद होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है। तो एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या है और क्या योगी सरकार अवैध मदरसों पर हड्ड चढ़ाने वाली है, इसे जरा अब विस्तार से आप समझिए। कितने अवैध मदरसों पर कार्रवाई संभव है? उनकी संख्या है 13,000 अवैध मदरसे जिन पर कार्रवाई हो सकती है। कहां है अवैध मदरसे? ये है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। कितने की फंडिंग की आशंका है? ये टेंटेटिव अनुमान है, लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, खासे ज्यादा की फंडिंग का अनुमान। तो ऐसा पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां, जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए। आगे दिखाएंगे आपको कि मोदी का और बड़ा परिवार दक्षिण में इंडिया खाली हाथ, पूरी खबर, लेकिन उससे पहले जरा देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल के न्याय यात्रा की हवा निकल गई। अनुराग ठाकुर बोले, हालत ऐसी हो गई कि राहुल गांधी के गाड़ी के आगे पीछे चलने वाला कोई नहीं। अनुराग ठाकुर ने यूपी में सभी 80 सीट जीतने का दावा किया। यूपी के कानपुर में ईडी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर पर ईडी ने मारा छापा। महिला का सोलंकी पर आरोप, प्लॉट कब्जाने की मंशा से की आगजनी। सोलंकी पर आचार संहिता उल्लंघन समेत दर्जनों मामले दर्ज। फिलहाल जेल में बंद है इरफान सोलंकी। 2024 चुनाव को लेकर बिहार में पोस्टर वॉर शुरू। पटना में आरजेडी दफ्तर और राबड़े आवास के सामने पीएम मोदी के लगे विवादित पोस्टर। पीएम मोदी ने कल जवाब में आरजेडी ने पोस्टर के जरिए पीएम पर किया पलटवार। मंत्री बनते ही ओपी राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने की बात करने वाले ओपी राजभर खुले मंच से अपराध को शय देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने हमारी बात मानी। अब कुछ ही समय के बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और गाजीपुर से इनको जिला पंचायत चुनाव जब जितवा दिया तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। सीएम नीतीश कुमार के स्कॉटलैंड दौरे पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पता नहीं नीतीश स्कॉटलैंड से कौन सा निवेश लाएंगे। स्कॉटलैंड में कौन बड़ा भारी निवेशक बैठा हुआ है ये हमको नहीं मालूम है। स्कॉटलैंड तो हम लोग मेडिकल स्कूल कॉलेज के लिए जाने जाते हैं। स्कॉटलैंड लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे। और यूपी के बाद अब बात ओडिशा की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखाता हूं मैं। ओडिशा से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने, जहां ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन के बीच लगभग फॉर्मूला तय हो गया है। आपको बताऊं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी 14 सीटों पर लड़ सकती है तो बीजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेडी को 12 जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो बीजेडी को 42.8% वोट मिले थे, बीजेपी को 38.4% वोट, तो वहीं कांग्रेस को 13.4% वोट पिछले चुनाव में मिले थे। अगर बीजेपी और बीजेडी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो 81% से ज्यादा पहुंच जाता है। और इसी बीच बीजेपी के लिए दक्षिण से अच्छी खबर और आई है। एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी। सूत्रों के हवाले से खबर कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो सकती है। 6 साल बाद टीडीपी की एनडीए में वापसी की संभावनाएं बन रही हैं।
तो एनडीए का कुनबा या यूं कहें कि मोदी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ आ चुके हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी आने की खबर है। 15 साल बाद एनडीए के साथ बीजेडी वापस आ सकती है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की वापसी भी संभावनाएं बन रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो 5 साल बाद होगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, तो एनडीए का मजबूत होते कुनबे की ये एक बारहवीं बार। तो हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा से राजनीति में उतर सकते हैं बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा। बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं रणदीप हुड्डा, और संभावना यह कि रणदीप हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट का दारोमदार सौंपा जाए। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा से सीधा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फिर राहुल गांधी को चैलेंज किया। कांग्रेस पार्टी पर भी स्मृति ईरानी ने निशाना साधा और कहा कि अगर अमेठी कांग्रेस का गढ़ है तो कैंडिडेट की घोषणा करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। हरियाणा के नूह में नहीं रुक रही नकल, और वैसे ही नूह से फिर चौंकाने तस्वीर सामने आई। बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से नकल जारी है, पुलिस भी रोक नहीं पा रही नकलचियों। ये दो तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर आज की है तो दूसरी तस्वीर कल की। कल भी टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको नूह की तस्वीर दिखाई थी, जहां छतों से लटककर खिड़कियों से पर्ची फेंकी जा रही थी। तो आज की तस्वीर भी सामने ऐसी आई है, जहां पर नकल की जो माफिया हैं वो वैसे के वैसे ही है जैसे कि कल नजर आ रहे थे। यानी कोई तब्दीली नहीं। तस्वीर दिखाए जाने के बावजूद, खट्टर सरकार को नकल माफिया के सक्रियता के चलते घेरे जाने के बावजूद दावे जरूर थे, लेकिन हकीकत की तस्वीरें आपके सामने। और आगे दिखाएंगे आपको दुनिया भर में